अपूर्वा फिल्म सिटी में एक बहुत ही खूबसूरत घर था। उस घर में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। सासू माँ शारदा फेमस मॉडल। जब से वो उठती हैं, तब से रात तक वो एक के बाद एक एड फिल्म्स में काम करती हैं। फिर बुजुर्ग, युवा, बच्चा ये सब के भेदभाव ना करते हुए वो कई तरह के एड फिल्म्स में काम करती थी, जिसे लोग बखूबी बहुत पसंद भी करते थे। जहाँ तक बहू रानी अनामिका की बात रही, वो एक युवा हीरोइन थी। उसके एक्टिंग स्किल, डांसिंग, डायलॉग्स एक के बाद एक हिट थे, जिसकी वजह से वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी चमकता सितारा थी। एक दिन जयत्रा कॉमेडी टीवी नाम का एक टीवी चैनल एक कॉमेडी शो आयोजित करती है। कार्यक्रम का नाम था नॉटी क्वेश्चंस, जिसमें सेलिब्रिटी से जुड़े सवाल होंगे। उस कार्यक्रम में सास बहू को अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। वेलकम टू सेलिब्रिटी नॉटी क्वेश्चंस एंड सिली आंसर्स। जयत्रा कॉमेडी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। मैं हूँ हीरोइन अनामिका। आप लोगों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम शारदा है, मैं मॉडल हूँ। ये सुनकर जो वहाँ पे ऑडियंस इकट्ठा हुए थे वो तालियां बजाते हैं और साथ ही साथ विसल भी बजाते हैं। मॉडल सासू माँ, हीरोइन बहुरानी, सेलिब्रिटी मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नॉटी क्वेश्चन सिली आंसर्स में। तो चलिए तालियों की गूंज के साथ इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। बस में? नहीं, मुझे तो लग रहा है ऑटो में। दोनों में ही नहीं, बस चुटकी बजा के। ये सुन के ऑडियंस तालियां बजाने लगती है। अनामिका जी, आपकी बारी। आपका पहला सिली क्वेश्चन। एक पत्नी अपने पति को मेरा पति क्यों कहती है? क्यों मतलब? अब लड़ाई तो उन्हीं से करनी है ना, इसलिए। इस जवाब से ऑडियंस तालियों पे तालियां बजाते हैं। आपके लिए दूसरा सिली सवाल। एक सन्यासी और शादीशुदा इंसान में क्या फर्क है? आपके सवाल से तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। अब क्योंकि ये लाइव शो है तो मुझे तो जवाब देना होगा, और आपके इस सिली क्वेश्चन पे मैं एक नॉटी जवाब देना चाहूंगी। एक शेर के चमड़ी पे सोता है और दूसरा पूरे के पूरे शेर के साथ। बहुत बढ़िया जवाब अनामिका जी। अब आपके लिए तीसरा सवाल। पैर जिसके आगे होता है नतमस्तक। और क्या? पुस्तक। सेलिब्रिटी सिली क्वेश्चंस एंड नॉटी आंसर्स में अब लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। चुटकियों में लौटेंगे आपके सामने। 2 मिनट के बाद फिर एंकर कहते हैं, शारदा जी, अब सेलिब्रिटी सिली क्वेश्चंस एंड नॉटी आंसर्स में आपके लिए पहला सवाल। क्या होगा अगर आप बहुत गर्म कॉफी पी लेती है तो? और क्या होगा कब खाली हो जाएगा? शारदा का ये जवाब सुनकर ऑडियंस तालियां बजाने लगते हैं। अब आपके लिए दूसरा सवाल। टूट जाए तो बेहतर है, वो क्या है? ये तो बड़ा आसान है, नारियल। और क्या? आप तो अपनी बहू से भी ज्यादा तेज निकली शारदा जी। जब मेरी पैदाइशी पहले है तो उससे तो फास्ट होना ही बनता है। इसी के साथ हमारा सिली क्वेश्चंस एंड नॉटी आंसर्स का प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है। अगली बार एक नई सेलिब्रिटी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। फिर सास बहू टीवी ऑफिस से अपना घर लौट आती है और सोफे पे आराम फरमाने लगती है। तभी उन दोनों के पति अपनी पत्नियों के लिए कॉफी लेकर आते हैं और वो दोनों कॉफी पीती है। अजी, आप लोग यहीं बैठिए। आज हम लोग एक प्रोग्राम में गए थे, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजेदार था। अजी, आप भी आके बैठिए ना। पता है, शुरू से लेके अंत तक प्रोग्राम में बस हम लोग पेट पकड़ के हंसते ही रहे। तुम लोगों को ऐसे ही हंसना चाहिए। तभी शारदा का फोन बज उठता है। फोन में देखती है एक एड कंपनी का नंबर। हेलो सर, बताइए। फिर बात करते करते वो अपने बेडरूम में चली जाती है। प्रसाद भी पीछे पीछे चले जाते हैं। सोफे पे बैठकर अनामिका और रमेश अच्छे से बातचीत कर रहे थे। तभी कॉलिंग बेल बजता है। रमेश जाके दरवाजा खोलता है। देखता है राइटर काशी दरवाजे के सामने फाइल लेके खड़ा है। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्णा है, मैं राइटर हूँ। प्रोड्यूसर जी ने कहा अनामिका जी को आके कहानी बताने। रमेश अनामिका को बताता है और राइटर को अपने साथ घर के अंदर ले आता है। फिर अनामिका और कृष्णा दोनों कहानी के बारे में बातचीत करने लगते हैं। इस तरह 1 घंटा निकल जाता है। तब अनामिका कहती है, स्टोरी तो अच्छी है, मैं प्रोड्यूसर साहब से बात करती हूँ। ठीक है मैडम। ऐसा कह के राइटर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। हीरोइन के तौर पे अनामिका को और मॉडल के तौर पे शारदा को धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज अब कम मिलने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। फिर एक दिन अनामिका सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, दोस्तों को फोन करती है। पहले तो वो अच्छे से बात करते हैं, फिर जब वो अपॉर्चुनिटी की बात करती है तो सब फोन रख देते हैं, फिर उससे बात तक नहीं करते। अब अनामिका धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आना भी बंद कर देती है।
हमेशा बस अपने कमरे में रहती थी। ये सब उसके पति रमेश से देखा नहीं जा रहा था। हर दिन वो उसके लिए खाना पका के ले जाता था और घर के बाहर रख देता था। कभी कभी वो खाती थी और ज्यादातर वक्त वो नहीं खाती थी। अब रही मॉडल शारदा, एक मॉडल एजेंसी में जा जाके वो अब थक चुकी थी। कोई उसे मौका ही नहीं दे रहा था। सभी लोग कहते हैं नया चेहरा चाहिए, वो फ्रेशर्स ढूंढ रहे हैं, जिस वजह से शारदा भी कमरे से बाहर निकलना बंद कर देती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन बाप बेटा सोचते हैं कि सास बहू को अच्छे से बैठा के समझाना पड़ेगा। इसीलिए वो सास बहू को लाके सोफे पे बैठाते हैं और धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं। देखो शारदा, मॉडलिंग, मूवी, टीवी, ये सब फील्ड हमेशा से ही कोई ना कोई नया चेहरा ढूंढता है। तुम लोग जब बाजार में आए थे, तुम लोगों से पहले के लोगों को भी इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। फ्रेशर्स भी तो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। प्रसाद की बातें सुन के सास बहू प्रसाद को देखने लगती है। सिर्फ ये नहीं अनामिका, जो फोन हम इस्तेमाल करते हैं उसका भी हमेशा हम नया वर्जन और अपडेटेड फॉर्म ही मार्केट में ढूंढते हैं। उसी तरह ये रंग बिरंगा जादुई दुनिया है। जब तक खूबसूरती में जादू है तब तक आपके पास मौका है। ये एक ग्लैमरस टैलेंट शो की तरह है। यहाँ हमेशा नई नई कलियों को ही मौका दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं तुम लोग कोई काम के नहीं बुजुर्ग हो गए हो। अपनी एक्सपीरियंस से फ्रेशर्स को रास्ता दिखा सकते हो। शारदा और अनामिका तब महसूस करते हैं कि उनके पति बिल्कुल सही कह रहे हैं और फिर वहाँ से वो एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। आंगन में खटिया में बैठ रत्नाकर बहुत चिंतित थे। उसी वक्त शादी तय कराने वाले पंडित जी आते हैं। अरे रत्नाकर जी, क्या बात है, इतने चिंतित क्यों हैं? अब चिंता किए बिना मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी एक लौती बेटी अनामिका, उसकी शादी नहीं करा पा रहा हूँ। रिश्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं, पर एक भी ठीक से तय नहीं हो पा रहा है। बस यही चिंता है कि अगर बेटी की शादी ना करा पाऊँ तो। ऐसा कहते कहते रत्नाकर की आंखों में आंसू आ गए। अनामिका जो खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी, पिताजी को परेशान देखकर उसका दिल दहल जाता है। अब चूंकि उसके हाथों में भी कुछ नहीं था, इसीलिए वो दुखी होती है और अपने आंखों के आंसू पोंछती है। महाशय, क्या आपने सोचा है कि आपकी बेटी अनामिका की शादी क्यों नहीं हो रही है? बस एक कारण है क्या पंडित जी? ढेर सारे वजह है। जिसको जो मन में आता है वो कह के चला जाता है, पर कोई आगे बढ़ के शादी करने को नहीं आ रहा है। सही वक्त में अनामिका के लिए भी सही रिश्ता जरूर आएगा। जब ईश्वर ने अनामिका को बनाया है तो उसके लिए वर भी तो बनाया होगा। इस तरह से पंडित जी उन्हें समझाते हैं। पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए कुछ लोग चले गए, नौकरी नहीं करती इसलिए कुछ लोग चले गए, और तो और कुछ लोग अकल नहीं है ये कहकर छोड़ के चले गए। अरे आप जब ऐसा कह रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है। हो सकता है आपको पसंद ना आए और आप मुझे डांटे भी। अरे पंडित जी, मैं आपको नहीं डांटूंगा, बताइए क्या बात है वो? अनामिका जो खिड़की के पास खड़ी थी वो अपना आंसू पोंछती है और उत्सुकता से देखने लगती है कि आखिर में पंडित जी क्या बात कहने वाले हैं। इस बार जो आपकी बेटी को देखने आए उसे कहिएगा अनामिका बहुत ही चतुर लड़की है, सरकारी नौकरी भी करती है, तेनाली रामा से भी ज्यादा चतुर लड़की है। फिर देखिएगा अनामिका की शादी हो ही जाएगी। जब सच्चाई का पता चलेगा तो बहुत हंगामा होगा। सास ससुर लड़ाई झगड़ा करेंगे, मार पीट करेंगे और फिर से मेरी बेटी मेरे पास आ जाएगी। ऐसा क्यों करना? अरे जब लड़ाई होगी तब हम अपनी गलती मान लेंगे, फिर हम अपना सबसे बड़ा हथियार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे और क्या। इसके बाद वो एक सत्य रत्नाकर के कानों में जाके बताता है। रत्नाकर को लगता है कि वो सच है, फिर वो खुश हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी सोच है, मैं आपका सारा उधार चुका दूंगा। फिर देर ना करते हुए आप मेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाइए। रत्नाकर ने इस तरह से कहा। अपने पिता में उत्साह और बदलाव देखकर अनामिका बहुत आश्चर्य होती है। अनामिका जानना चाहती थी कि पंडित जी ने ऐसा क्या कहा जिस वजह से पिताजी ऐसे उत्साह से भर गए, पर उसे वो मौका और वक्त मिला नहीं। दिन निकलते गए। एक दिन खुद पंडित जी शारदा, प्रसाद और रमेश को अनामिका को दिखाने के लिए लेकर आते हैं। मुलाकात हो गई, फिर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पसंद कर लिए। ये भी कहते हैं कि अनामिका सरकारी डॉक्टर है और शादी के बाद उसे तुरंत ज्वाइन करना है।
शारदा का परिवार इस बात को आंख बंद करके सच मान लेते हैं। फिर दहेज की बात होती है और एक दिन धूमधाम से रमेश अनामिका की शादी हो जाती है। अब अनामिका का ससुराल में एंट्री होती है। अनामिका घर के कामकाज के साथ अपने पसंदीदा खाना पका के शांति से खाती है। ये सब देखकर शारदा कहती है, सरकारी नौकरी वाली बहू दोनों हाथ से कमाएगी। इस तरह से शारदा सोचती है। दिन निकल रहे थे पर अनामिका नौकरी के लिए जा नहीं रही थी। ये देखकर शारदा को मन ही मन थोड़ा शक होता है। बहू, अभी तक तुम घर पर ही हो, सरकारी नौकरी के लिए नहीं जाओगी? ये सुनते ही अनामिका घबरा जाती है। असल में सासू माँ, मैंने अपनी छुट्टियाँ बढ़ा ली है। अगर मैं काम पे गई तो पूरी तरह से आप पे, पिताजी पे, पति पे मैं अच्छे से ध्यान नहीं रख पाऊंगी ना। अब पुलिस की नौकरी भी है, आपको तो पता ही है वहाँ पे कैसे काम होता है। जैसी अनामिका ने पुलिस की नौकरी के बारे में कहा, शारदा अब चिंता में पड़ गई। पुलिस की नौकरी कहाँ बहू? शादी के वक्त तो कहा गया था कि ये सरकारी डॉक्टर है। अब ये सुनकर अनामिका घबरा गई। उस वक्त सरकारी डॉक्टर की नौकरी कहा गया था? हाँ बहू, वही तो मैं पूछ रही हूँ। तुम यहाँ पुलिस की नौकरी कह रही हो, उधर तुम्हारे पिताजी ने कहा था डॉक्टर की नौकरी है। क्या सच है और क्या झूठ है, बताओ तो। अरे सासू माँ, पिताजी शायद कुछ और कहना चाहते थे और गलती से कुछ और कह दिए। अब मुझे याद नहीं, बस इतना याद है सरकारी नौकरी और पुलिस की नौकरी है। हिचकिचाते हुए अनामिका कहती है तो शारदा के मन में सवाल उठते हैं। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ठीक से याद भी नहीं? तुम्हें भूलने की कोई बीमारी है क्या? अभी तो मुझे शक हो रहा है। तुम जाके पहले अपने सरकारी नौकरी का यूनिफॉर्म पहन के आओ, फिर मैं बताती हूँ कौन सी नौकरी तुम करती हो। जब शारदा ने चालाकी से ऐसा सवाल किया तो अनामिका को जवाब नहीं समझ में आया और वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वो अपना मोबाइल फोन उठा के पिताजी को फोन लगाती है। टेबल पर रखा हुआ फोन बजता है पर रत्नाकर वहाँ पे थे नहीं। रत्नाकर उस वक्त घर पे थे ही नहीं। अब वो बहुत उदास हो गई, उसके पास कुछ करने को था भी नहीं, तो वो अपना सूटकेस खोलकर देखने लगती है। उसके अंदर एक पुलिस का ड्रेस, डॉक्टर का एप्रन, एक स्टेथोस्कोप और साथ ही एक छड़ी और नकली गन भी था। उधर शारदा हॉल में बैठी हुई थी। ये क्या, आधा घंटा हो गया, बहू को बोला था सरकारी नौकरी का ड्रेस पहन के आओ, अभी तक आई नहीं। वैसे ये कौन से सरकारी नौकरी का कपड़ा पहनने वाली है? ऐसा सोचते हुए वो अनामिका के कमरे में जाती है। अनामिका को बुलाती है। अनामिका दरवाजा खोलती है। अनामिका अपने सर पे पुलिस की टोपी पहनी और डॉक्टर का एप्रन पहन ली। कमर में पुलिस का बेल्ट लगा ली जिसमें बंदूक रखा हुआ था और गले में स्टेथोस्कोप लगा ली। अनामिका को इस हालत में देख के शारदा को पूरी कहानी समझ में आ जाती है। यही कि अनामिका बहुत सीधी लड़की है और वो किसी सरकारी नौकरी वोकरी में नहीं है। गुस्से से फोन उठाती है और फोन करके अपने पति और बेटे को पूरी कहानी एक एक करके बता देती है। साथ ही साथ समधी रत्नाकर को फोन करती है और वो पंडित जिसने शादी करवाई थी उसे भी फोन करती है। जो सच आप लोगों ने छुपाई थी वो बाहर आ गया है, घर आइए, बात करनी है, शारदा गुस्से में कहती है। फिर रत्नाकर और वो पंडित परेशान होके भागते हुए वहाँ आते हैं। सभी के सामने अनामिका का वेशभूषा देखकर इससे पहले कि शारदा कुछ सवाल करती, रत्नाकर पहले ही सारा सच बता दिए और क्यों उन्होंने ऐसा किया था उस बारे में भी उन्होंने एक एक बात बताई। शारदा रत्नाकर की परिस्थिति को समझती है। भले ही सरकारी नौकरी ना हो पर मासूम अनामिका को परिवार के सभी ने स्वीकार कर लिया और वो खुश रहने लगे।